औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narowal. I am going to discuss the next method of filtration named as sublimation. तो बच्चों, पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ सब्लिमेशन या डिफाइन सब्लिमेशन। तो पढ़ते हैं क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड व्हेन हीटेड vaporize directly without passing through the liquid phase, and these vapors can be condensed to form the solid again. कहता है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड को डायरेक्टली हीट करके वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी बच्चों, अगर वैसे नॉर्मल प्रोसेस देखा जाए तो सॉलिड को जब पहले आप गर्म करेंगे तो पहले तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन जाके उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बच्चों, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सॉलिड को डायरेक्टली हीट करके, यानी कि उसको हीट करके डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ना कि पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो। यानी कि सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करना, बखारात में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और उसको अगर आप कंडेंस करें तो वो दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थालीन, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार समझिए। सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है कि इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले है वाच ग्लास है, फिर इन्वर्टेड फनल है, यानी कि फनल भी कह सकते हैं आप। उसके बाद सैंड बॉथ है, और फिर आपके पास वेट कॉटन है, और उसके बाद सबसे एंड पे आपके पास एक बर्नर भी है और स्टैंड। तो इसका तरीकाकार समझने के इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपके पास वो चीज़ जिसको आपने गर्म करना है, यानी कि वो सॉलिड है, वो सब्सटेंस है जिसको आपने डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करना है, वो आपने ले लिया वाच ग्लास में। अब उसके नीचे एक सैंड बॉथ है। जिस तरह बच्चों आप घर में वो क्या कहते हैं उसको, तवी इस्तेमाल नहीं करते घर में, जो कोई भी सब्ज़ी या कोई सालन वगैरह बनाने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए आप पहले चूल्हे के ऊपर रखते हैं। ये उसकी बात कर रहा हूँ जो घर में लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। गैस का तो ये ऐसा कोई सीन नहीं है, लकड़ी की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, आप उससे पहले ना एक तवी इस्तेमाल करते हैं जिसमें सुराख होता है। तो उसका मकसद क्या होता है यूज़ करने का? उसके बच्चों आमतौर पे दो फ़ायदे हैं, लेकिन हमें जो लैब में फ़ायदा होगा वो एक ही फ़ायदा है कि उससे उस बर्तन में मौजूद, उस पतीली में मौजूद जिस चीज़ को आपने गर्म करना है, उसके अंदर हर चीज़ के पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड होगी। यानी कि हर पार्टिकल्स को एक जैसी हीट प्रोवाइड करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सैंड बॉथ। और इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बर्तन ब्लैक होने से बच जाते हैं। होते तो हैं लेकिन थोड़े ब्लैक होते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। तो लेकिन लैब में हमें इसका क्या फ़ायदा है कि हमें इसे यूनिफॉर्म हीट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ऊपर फ़नल को उल्टा के रखा गया है, यानी कि इन्वर्ट फ़नल इस्तेमाल की गई है। यानी कि फ़नल लें और फ़नल को उल्टा लटका लें, या उसको इन्वर्ट करके उस सब्सटेंस के ऊपर रख लें। और उसके ऊपर एंड पे देख रहे हैं कॉटन प्लग भी है, और यहाँ क्रूड सब्सटेंस भी लिखा हुआ है, वाच ग्लास एंड सैंड बाथ। और इसके साथ एंड पे क्या है? बर्नर है, और ये स्टैंड भी है। अब इसका तरीकाकार क्या है कि नीचे से इसको हीट दें, गर्म करें, तो आप देखेंगे कि जो उसके अंदर आपने सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में लिया हुआ है, जब उसको हीट मिलेगी तो वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो पहले पानी में या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो इस फनल के एंड से ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो बच्चों, आगे आपने ना वो कॉटन लगाई हुई है, तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर आप इसको डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आपने उसको दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ता था भला? आपको
कूल करना पड़ेगा उस सॉल्यूशन को दोबारा से, या उस वेपर्स को जो वेपर बनकर ऊपर आ रहे हैं उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कोल्ड करना पड़ेगा। तो उसको कोल्ड किसकी मदद से करना है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है वेट कॉटन से। कॉटन को वेट करें, गीला करें, उसकी मदद से आप इसको ठंडा करेंगे, जिसकी वजह से इस फनल की इनर साइड पे, इस फनल की अंदर वाली साइड पे सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे जो कि प्योर फॉर्म में होंगे। इस तरह आप सॉलिड को प्योर फॉर्म में इकट्ठा या स्टोर कर सकते हो। यानी कैसे कह लें कि आपने वो जो सॉलिड को हीट किया था उसके जो वेपर्स बने थे, वेपर बनने के बाद दोबारा आपने उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया है, तो उसके लिए आप उसको पहले कोल्ड करेंगे। तो कोल्ड किसकी मदद से करना है, वेट कॉटन की मदद से। तो आप देखेंगे कि उस फनल की अंदर वाली साइड पे सॉलिड्स के पार्टिकल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह आप सॉलिड को अलहदा कर सकते हैं, और वो किस तरह का सॉलिड होगा, प्योर सॉलिड होगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आ गई। अब बच्चों सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, पहले पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। इसकी क्या है, डेफिनेशन है ये। तो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद अ सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल एंड एडेड सॉल्वेंट डज नॉट मिक्स विद द सॉल्यूशन। आपके पास ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलहदा करते हैं। किस तरह अलहदा करते हैं, जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो उसके बाद आपने उसको शेक करना है, और आपने जो दो सॉल्यूशन या दो आपने डिफरेंट सब्सटेंस लेने जिसका आपने सॉल्यूशन बनाना है, तो बच्चों वो दोनों के दोनों इमिसिबल होने चाहिए, दोनों के दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होने चाहिए। जब वो दोनों इमिसिबल होंगे तो आप उसको शेक करेंगे, तो जो सेम टाइप्स के लिक्विड होंगे, या ऐसे कह लें जो एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखते होंगे, आपने लाइक डिज़ोल्व लाइक का असूल पढ़ा होगा। यानी कि जो पोलर होंगे वो पोलर के साथ इंटरेक्शन कर जाएंगे, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के साथ इंटरेक्शन कर जाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक के साथ मिल जाएंगे, और बाकी जो इनऑर्गेनिक होगा वो नीचे अलहदा उनकी दो लेयर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आप तरीक़ाकार इसका समझें, फिर आपको इसकी डेफिनेशन की अच्छे से समझ आएगी। तरीक़ाकार क्या है इसमें, सबसे बच्चों ये आपको सेपरेटिंग फ़नल नज़र आ रही है। ये क्या है, सेपरेटिंग फ़नल। इसे हम चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं, तो इसलिए हमने इसको किसका नाम दे दिया, सेपरेटिंग फ़नल। आप देख रहे हैं उसके सबसे ऊपर एक हिस्सा बना हुआ है जिसको आप स्टॉपर कहते हैं, ये वाला, और उसके बाद एक नीचे स्टॉपर लगा हुआ है ये वाला, और ये एक नीचे उसकी स्टेम लटक रही है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ हम इस तकनीक को लैब के अंदर हल करेंगे या सॉर्ट आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईथर एक्सट्रैक्शन। यानी हम यहाँ एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं ईथर की, तो हम यहाँ ईथर लेंगे, तो जिससे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर से। तो करना क्या है, प्रोसेस शुरू होना है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसमें वाटर लेना है। क्या लेना बच्चों, इसमें सबसे पहले वाटर। अभी हमने ईथर नहीं लिया, वाटर लिया। अब वाटर के अंदर बच्चों प्योर वाटर नहीं है, इसमें कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। तो फिर बाहर से हमने दूसरी चीज़ इसमें क्या ऐड करनी है, सॉल्यूट ईथर लेयर। ये जो हमने सॉल्वेंट यहाँ यूज़ किया ना, ईथर लेयर या ईथर, हमने ईथर यहाँ जब इसमें ऐड करेंगे तो इसके अंदर दो लेयर्स बन जाएंगी, एक वाटर की लेयर है और दूसरी किसकी है, ईथर की लेयर है। जब ये दोनों लेयर्स आपको नज़र आएंगी तो आपने क्या करना है, स्टीरर की मदद से या वैसे आप उसको स्टॉपर को ऊपर से क्लोज करें और उसको अच्छी तरह से शेक करें। जब अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, यानी कि ये ईथर में ऐड होना शुरू हो जाएंगे। जब आप इसको शेक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। फिर आपने क्या करना है, ये जो नीचे नल लगा हुआ है या ऐसे कहना है जैसे ये नीचे स्टॉपर लगा है, इसको आप थोड़ा सा लूज़ करें तो नीचे कोई आप बीकर ले लें। जब इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो बीकर के अंदर वाटर आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों जब वाटर आना शुरू हो जाएगा, जब सारा वाटर यहाँ से निकल जाएगा तो आपने इस नॉक को क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है, बंद कर देना है। जब आपने इसको बंद कर देना, नीचे जो बीकर के में आपके पास जो वाटर आया था, अब आपने उस वाटर को दोबारा से लेना है। दोबारा लेंगे तो इसमें दोबारा एंटर कर देना है, इस
सेपरेटिंग फनल में। जब इसमें एंटर कर देंगे तो आपने अलहदा से दोबारा ईथर की एडिशन करवानी है, यानी आपके पास एक बीकर होगा जिसमें ईथर होगा। अब बच्चों बार बार ईथर यूज़ करने का या इस प्रोसेस को रिपीट करने का फ़ायदा ये है कि जितना आप इसको रिपीट करेंगे आपके पास जो रिज़ल्ट है वो उतना ही एफिशिएंट आता जाएगा, यानी आपके पास जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की सेपरेशन है वो एफिशिएंट से एफिशिएंट होती जाएगी। यानी तो इसकी बजाय अगर आप इसको एक ही बार यूज़ करें तो वो मेथड ठीक तो है लेकिन एफिशिएंसी उसकी कम होगी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो आपके पास आ जाएंगे लेकिन वो मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है। आप इसकी बजाय फिर क्या करें कि उसमें मौजूद सॉल्वेंट को आप थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार यूज़ कर लें ताकि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आए वो प्योर आए और एफिशिएंट मेथड हो। तो इस तरह आप इस तकनीक को समझ सकते हैं। और इस तकनीक को में से जब हमारे पास ईथर आ गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने ईथर और ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलहदा करना है। तो अब आपके पास जो ईथर आया उसको बीकर में ले लें, उसको गर्म करें। जब ईथर की इवेपोरेशन हो जाएगी तो आपके पास पीछे प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा। तो बच्चों ये था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की डेफिनेशन क्या है, ये अंडरलाइन की हुई है। सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट सेल बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। कहता है कि आपने सॉल्यूट को दो इमिसिबल सॉल्वेंट के अंदर इस तरह हल करना है कि दोनों सॉल्यूट के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि दो इमिसिबल सॉल्यूट आपने लिए हैं, तो जो आपने बाहर से सॉल्वेंट ऐड किया है, या ऐसे कहने कि आपके पास जो पहले सॉल्वेंट था और वो आपने सॉल्वेंट ऐसे लेने हैं जो इमिसिबल हों, तो आपने जब उसमें सॉल्यूट ऐड करना है तो बच्चों सॉल्यूट इस तरह ऐड करना है कि दोनों सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल नीचे मेंशन की हुई है कि आपके पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट water in the presence of Ki and carbon tetrachloride. Iodine react with iodide ion to produce triiodide ion. बच्चों इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ऐसे करने की इक्वेशन लिखने लगा हूँ, वो आपने समझनी है। ये आपकी बुक में नहीं दी हुई, आपको अलहदा से बता रहा हूँ, तो ये आपने इसको समझना है। कह रहा है कि आपके पास पोटाशियम आयोडाइड है, जब आप इसको डिज़ोल्व करोगे I2 में, आयोडीन में, बच्चों I आयोडाइड और I2 क्या है, आयोडीन, तो आपके पास क्या बनेगा, पोटाशियम प्लस I3, ये आपके पास आप प्रोडक्ट बन गए हैं। अब आपको कहता है कि ये जो पीछे Ki और I2 था, जब ये दोनों मिलेंगे तो पोटाशियम ये प्लस और ये आयोडाइड ये नेगेटिव। अब बच्चों जो आयोडीन है इसका जो कलर है वो बच्चों पर्पल कलर है। कौन सा कलर है इसका, पर्पल कलर है। और आपके पास जो I3 आया है इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। इसका कौन सा कलर है बच्चों, इसका ऑरेंज कलर है। यानी कि दोनों के कलर्स पहले डिफरेंट हैं। अब आप जब इसके सेपरेटिंग फनल में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जब कलर चेंज हो जाएगा तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि हमारे पास जो हम रिक्वायर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना चाहते थे वो अब अलहदा से अलहदा हो रहे हैं। यानी कि सॉरी, मैंने आपको पहले बताया कि जो आयोडीन है उसका कलर पर्पल है, ये कलर पर्पल है, और जो I3 है उसका कलर ब्राउन है। यानी कि ट्राई आयोडाइड का कलर कौन सा है बच्चों, ब्राउन कलर है। ट्राई आयोडाइड का जो कलर है वो क्या है, ब्राउन। ये दो डिफरेंट कलर हैं। जब आप पोटाशियम आयोडाइड को अब इसी ये जो Ki और आयोडाइड दिखा ना, आयोडीन, ये हमने इसी को ही अब सेपरेटिंग फनल में रखना है। जिस तरह हमने पिछले पेज में हमने हमारे पास सेपरेटिंग फनल थी उसमें हमने वाटर और ईथर लिया था, अब हमने इसमें क्या करना है कि आयोडाइड को वाटर की जगह ऐड कर देना है। समझ आ रहे बच्चों कि जहाँ हमने वाटर ऐड किया था अब वहाँ हमने क्या ऐड करना है, यहाँ हमने अब
जो KI है पोटाशियम आयोडाइड है ये ऐड करना है। तो बच्चों जब ये ऐड करेंगे तो इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप उसको ऐड करेंगे उसके अंदर तो फिर आपने इसमें जहाँ उस पीछे आपने ईथर ऐड किया था, अब यहाँ आपने CCl4 ऐड करना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करना है। अब जब आप उसको ऐड करेंगे ऊपर से स्टॉपर को क्लोज करें, उसको अच्छी तरह से शेक करें। जब उसको हिला देंगे तो अब आपने क्या करना है, उस नॉक को थोड़ा सा लूज़ करना है, नीचे बीकर रखना है। जब नीचे बीकर रखेंगे अब जब उसको आप हिलाएंगे तो फिर क्या होगा, उस KI में मौजूद जो आयोडीन होंगे I2 वो मूव करना शुरू कर देंगे CCl4 की तरफ। ये क्यों मूव करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि CCl4 में भी I2 का सोल्यूशन मौजूद है। तो I2 ने किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देना है, CCl4 यानी ऊपर की तरफ। और ऊपर जो CCl4 है उसमें जो I होगा वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि जो ऊपर चीज़ें थी वो नीचे की तरफ और जो नीचे थी वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। अब आप देखेंगे कि जो I2 है वो सारे के सारा ऊपर चला जाएगा। पहले इसका कलर ज़्यादा ब्राउन था, अब वो फेड होना शुरू हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, पर्पल कलर में। जब आप उस नॉक को ओपन करेंगे तो बीकर के अंदर जब KI का सोल्यूशन चला जाएगा तो अब KI को सोल्यूशन को दोबारा से आपने उस सेपरेटिंग फनल में दोबारा से ऐड करना है। जब उसको ऐड करेंगे तो फिर दोबारा से आपने बाहर से CCl4 ऐड करना है। तो इस प्रोसेस को आपने सेवरल टाइम रिपीट करना है ताकि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा एफिशिएंट आ जाए। तो बच्चों जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास जो फनल थी उसके अंदर जो CCl4 है उसमें I2 की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब I2 की मिकदार ज़्यादा शुरू हो जाएगी तो उसका कलर पर्पल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब वो आपके पास CCl4 आ जाएगा तो जिस तरह पीछे आपने ईथर को गर्म किया था यानी कि उसको इवेपोरेट किया था, उसी तरह CCl4 को भी आपने इवेपोरेट करना है। जब CCl4 को इवेपोरेट करेंगे तो CCl4 इवेपोरेट हो जाएगा, इसके बखारात बनकर उड़ जाएंगे और पीछे आपके पास प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की मदद से प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की सेपरेशन या फिल्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पीछे हमने एग्जांपल ईथर की पढ़ी थी और यहाँ हमने CCl4 और आयोडाइड की पढ़ी है। अब यहाँ आपकी बुक में एग्जांपल ये दी हुई है I2 प्लस I की, यानी कि आयोडीन की प्लस आयोडाइड आयन की जब मिलेंगे तो ये ट्राई आयोडाइड आयन बन जाएंगे। ये CCl4 में सॉल्युबल है और ये वाटर में सॉल्युबल है। और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है कि ब्राउन कलर ऑफ ट्राई आयोडाइड आयंस फैट्स एंड द पर्पल कलर ऑफ फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल अपीयर इन ऑर्गेनिक फेज। तो इस तरह आपके पास जब CCl4 आ जाएगा, जब आप उसको गर्म करेंगे तो CCl4 के बखारात बन जाएंगे, वो उड़ जाएगा और पीछे आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बचेगा। तो इसके बाद आपने पीछे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा है और डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम बच्चों इसका पार्टीशन लॉ भी कह सकते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ आल्सो नोन एज पार्टीशंस लॉ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इनके अंदर मौजूद सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा दोनों में इक्वली, यानी कि जो आपने सल्यूट उसमें ऐड किया है वो यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा तो ये सॉल्वेंट का प्रोसेस चलता रहेगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी तो सॉल्वेंट का या जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है ये भी प्रॉपर नहीं होगा। तो इस तरीके से आप प्योर सॉल्वेंट को या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर सकते हो। तो फिर हमारे पास ये एक इक्वेशन आई है कि ये जो इक्वेशन आपने यहाँ लिखी है कि K या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट किसके बराबर हुआ, फिर I2 यानी आयोडीन विच आर प्रेजेंट इन CCl4 ओवर I3 यानी ट्राई आयोडाइड आयन विच आर प्रेजेंट इन वाटर। ये आपके पास एक कांस्टेंट के वैल्यू बराबर आ गया जिसको आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं K के साथ। तो ये आपके पास एंड पे एक इक्वेशन आ जाएगी। तो आई रियली विश यू गेट समथिंग फ्रॉम हियर and thank you for this time.